तो आज के तीसरे लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर को सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए लाए थे। दोनों का एक बार कंपैरिजन करके कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि इसको एक मान लिए, ये दो मान लिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो इससे हमारा क्या मिल गया था कि a1x इक्वल टू माइनस b1y, और इससे मिला था a2x इक्वल टू माइनस b2y। दोनों को डिवाइड कर दिए थे, डिवाइडिंग वी गेट, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको मिला था a1x बाई, सीधे कटा देते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो मिला a1 b2 का इक्वल टू a2 b1, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। और हमने ये बताया आपको कि इस चीज को, इस एक्सपेंशन को, ये राइट साइड का जो हमारा एक्सपेंशन है, ये राइट साइड एक्सपेंशन है ना, इस राइट साइड एक्सपेंशन को हमने लिखा a1 a2 b1 b2, चाहे a1 b1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a2 b2, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, which is known as डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमने देखा कि 4 एलिमेंट है ना। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट having 2 square इक्वल टू 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है जिसमें दोनों 2 रो और 2 कॉलम में होते हैं। ये सब आपको हमने समझा दिया था। ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया, ये जो एक्सप्रेशन है a1 b2 माइनस a2 b1 इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जिसमें हम कैसे करते हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। तो a1 में b2 के साथ गुना कर देते हैं और फिर a2 में b1 के साथ गुना करके उसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने उस दिन आपको बताया था कि अब देखो इसको जो है हम लोग ये मॉड साइन है, मॉड साइन के अंदर रखे हैं, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स ये सब हैं, और मॉड साइन के अंदर, तो मॉड साइन का क्या मतलब हो गया, एक एब्सोल्यूट वैल्यू देना। क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान देता है। तो a1 b2 माइनस a2 b1
गिवन जो एक्सपेंशन है इस डिटर्मिनेंट का, यह एक वैल्यू भी देगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन a1 b2 माइनस a3 b1 इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर and it gives a definite value, gives a definite value and is called the value of the determinant of सेकेंड ऑर्डर, या डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का मान कहलाता है, एंड इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आपने देखा कि इस एक्सपेंशन को हमने डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर किया, मतलब लेफ्ट अपर मल्टीप्लाइड बाय राइट लोअर and left lower multiplied by right upper, then the product of left upper and product of left lower and right upper subtracted from left upper and product of left upper and right lower gives the value of the determinant of second order, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं, मान लीजिए अब इसी के जगह पर हमने कहा था आपको कि इस वैल्यू को, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा यहाँ डेल्टा इक्वल टू 5 7 है ना 2 8 रहे, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 8 इसके हिसाब से। फिर ये हो गया 2 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 40 या माइनस 14 है ना, 40 माइनस 14 गया, तो ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यह वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। उसी तरीके से हमने ये भी दिखा था थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, जिससे हमको मिला था कि कंसीडरिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसीडरिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन of 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स के सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर हम लोग विचार किए थे। तो कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन था? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, ये तीन इक्वेशन है। और इसमें हमने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करके किसी दो को सॉल्व करिए, x y z का मान निकाल के तीनों में रखिए। तो हमने लिखा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, सॉल्विंग 2 and 3, 2 और 3 को सॉल्व किया हमने। तो 2 और 3 को जब हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारा कहाँ क्या आएगा, देखिए अब ठीक दिख रहा है।
है ना। तो सॉल्विंग 2 and 3, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, x बाई, इसको रखिए B2C3 माइनस B3C2 इक्वल टू y बटा, इसको ढकिए, अब ये हो जाएगा A3C2 माइनस A2C3 इक्वल टू z बाई, इसको ढक दीजिए, अब ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू हमने k मान लिया था, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा क्या था, x इक्वल टू k इंटू B2C3 माइनस B3C2, y इक्वल टू क्या था, k इंटू A3C2 माइनस A2C3, फिर इक्वल टू ना, फिर z का मान, z इक्वल टू था k इंटू A2B3 माइनस A3B2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखे थे, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को हमने रखा तो ये क्या आया था, A1 k इंटू B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1 k इंटू A3C2 माइनस A2C3 प्लस C1 और z का वैल्यू k इंटू A2B3 माइनस A3B2, ये आया था इक्वल टू 0। तो k को इसमें से कॉमन लेकर के फाइनल कर दिए, तो यहाँ A1 लिख दिए। अब इस B2C3 माइनस B3C2 को देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट हमारा आया, जो एक्सपेंशन हमारा था A1 B2 माइनस A2 B1, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसी के अनुसार इस एक्सपेंशन को, जो सेकंड ऑर्डर का एक्सपेंशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं B2 C2 B3 C3 प्लस B1, या क्या होगा, यह हो जाएगा A2 C2 A3 C3, है ना। और प्लस यहाँ पर अब क्या था, C1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 B2 A3 B3 इक्वल टू 0। अब याद कीजिए कि A1 B2 C2 और B3 C3। अब ये देखिए हमने जो बताया था उसके हिसाब से, अब यहाँ पर जो हमारा ये है, अगर इसको हम लोग प्लस B1 A2 C2 A3 C3 अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लेते, तो यहाँ अगर माइनस लिख देते हैं, है ना, तो हमारा अब ये पूर्व की भांति A2 C3 माइनस A3 C2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी इसी को देखें, ठीक है। क्योंकि अब इसी चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया कि A1 B2 C2 B3 C3 प्लस B1 A2 C2 A3 C3 प्लस C1 A2 B2 A3 B3 इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग जो कन्वर्ट कर देते हैं इस LHS, यह जो एक्सप्रेशन है हमारा LHS का, इसको लिखने का एक नया तरीका भी होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1। अब ये हो जाएगा यहाँ A2 B2 C2 A3 B3
C3 है ना, ये be written by LHS, can be written by LHS ऑफ, इसको कर दीजिए इक्वेशन 4 या 3 था, है ना। तो इक्वेशन 4 के LHS को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये चीज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। यही जो है थर्ड ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए हमने यह जो एक्सपेंशन यहाँ हमारा देख रहे हैं, इस एक्सपेंशन के हिसाब से तो A1 है, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यह। A1 हमने ले लिया, है ना। तो A1 हमारा जिस जिस पोजीशन पे है, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढकिए, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम ढकते हैं। जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम लोग ढकेंगे। अब देखिए, जैसे हमने A1 लिया, ये A1 ले लिया, तो A1 इसमें है तो इसको हम ढक दिए और इसको ढक दिए, तो क्या बच गया? B2 C2 B3 C3, एक B2 C2 B3 C3। तो A1 के साथ हमने ले लिया B2 C3 गुना B3 C2। देखिए कैसे टूटता है। अब प्लस ही रखिए। अभी तो चूंकि हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन उस दिन बताए थे, तो साइन के हिसाब से अगर चलते हैं तो B1 का साइन क्या आता है? माइनस आता है। तो अगर हम यहाँ माइनस ले लेंगे तो अब हमारा ये तोप देना होगा, ये तोप दीजिए। तो A2 C3 माइनस A3 C2, तो पूर्व की भांति ही, है ना, लेफ्ट अपर इंटू राइट लोअर माइनस लेफ्ट लोअर इंटू राइट अपर। तो हम लोग जब माइनस चिन्ह लेंगे तब वो उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये ढक दिए और ये ढक दिए। देखो अब ये A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस, अब प्लस का C1 किस पोजीशन पर था बताए थे हमने उस दिन, तो C1 ले लिए प्लस के पोजीशन पर है, तो C1 जिसमें है उसको ढक दो, C1 जिसमें है उसको ढक दिया। देखो यहाँ A2 B3 माइनस A3 B2, A2 B3 माइनस A3 B2 यहाँ आ गया। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर का के डिटर्मिनेंट का हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, जिससे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हमारा रिजल्ट मिलता है ना। gives the expansion of the determinant of थर्ड ऑर्डर। यही थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देता है विथ ए डिफिनिट वैल्यू, विथ ए डिफिनिट वैल्यू। तो आपने देखा, हमने कंपैरिजन तुलनात्मक आपको सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए हमने आपको तुलनात्मक एनालिसिस जो है कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करके दिखाया कि सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे आया, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे आया, तो और दोनों के एक्सपेंशन का क्या तरीका है उस दिन आपको साइन वगैरह बता दिए थे। अब आगे हम बढ़ते हैं।